हाँ, तो मैं बात कर रहा था नॉर्मेलिटी का। तो आया हमारा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर के विषय में मैंने बोला ज़्यादा नहीं सोचना आपको, एसिड बेस एंड सॉल्ट, 3 कॉन्सेप्ट आपको रखने हैं अपने पास। बाकी व्यक्तिगत आपका जीवन है, जितना ज़्यादा जानो उतना अच्छा है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब मैं बात करूँ कि नॉर्मेलिटी की बात मैं करूँ तो मोलरिटी में कुछ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे एक चीज़ निकल के आने वाली है हमारी, क्या कि एन फैक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। एन फैक्टर या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा हमेशा। सो आपकी नॉर्मेलिटी इज आल्सो इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि नॉर्मेलिटी भी है, हो सकता है कि मोलरिटी के बराबर हो और नहीं तो वो हमेशा मोलरिटी से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या बोला जाएगा, अगर मान लीजिए 1N1M(H3PO4) है वर्सेस ले लिया 1N(H3PO4), अभी क्लियर हो जाएंगी सारी बातें हमारी। H3PO4 तो क्या बोला था हमने, इसका फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। तो इसका जो एन फैक्टर होगा, 3 हाइड्रोजन है, 3 रिलीज करेगा, एसिड है तो 3 रिलीज करेगा, तो एन फैक्टर हमारा 3 हो गया इसका। तो इसका एन फैक्टर हमारा 3 हो गया, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 1 मोलरिटी हो गई और एन फैक्टर 3 हो गया, यानी कि 3n आ गया इसका नॉर्मेलिटी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर था, एन फैक्टर मेरा कितना है, 3 है यहाँ पे। इसका मतलब मोलरिटी इक्वल्स टू एन अपॉन क्या आया, 3 आ गया। इसका मतलब 1/3 आ गया। मोलरिटी इक्वल्स टू क्या आया, m/3 आ गया। अब आप सोच सकते हैं भाई नॉर्मेलिटी था यहाँ पे, जब आपने इससे क्या किया, डिवाइड किया, तो मोलरिटी ही तो आएगा, इसलिए इसको n हटा के मैंने m लिख दिया। क्योंकि हो सकता है कि आप सोचें कि यहाँ तो n था, डिवाइड किया तो n/3 आना चाहिए, भाई मोलरिटी निकल रही है ना इसकी, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। क्योंकि जब आप वो करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे जब चेंज होगा तो n क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि सेम सॉल्यूट है, एक मोलरिटी का है एक नॉर्मेलिटी का है, यानी कि 1 मोलर है 1 नॉर्मल है आपका। 1 मोलर और 1 नॉर्मल में आप देख रहे हो कि 1 मोलर का नॉर्मेलिटी 3n आ रहा है और 1n का नॉर्मेलिटी m/3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्लैरिफाई हो रहा है कि हमारा नॉर्मली हमारा नॉर्मेलिटी क्या होता है, बड़ा होता है देन द मोलरिटी। तो ये बातें हो गई हमारी। अब देखिए कि यहाँ से एक चीज़ अभी निकल के आई हमारी स्ट्रेंथ के विषय में। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे भी स्ट्रेंथ है, मोलरिटी के कॉन्सेप्ट में भी आप देखो पीछे जो मैंने बताया, तो वहाँ पे मैंने बताया कि मोलरिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू मोलर मास इक्वल्स टू स्ट्रेंथ आया। और हमने यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट में भी देखा, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास भी हमारा स्ट्रेंथ आया था, अभी जस्ट पीछे देखा आपने। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि मोलरिटी इनटू मोलर मास हो गया, मोलर मास हो गया। इसका मतलब नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर का मतलब मोलर मास, इक्विवेलेंट मास का मतलब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। बताया आपको, मोलर मास कट गया, यहाँ से देखिए फिर वही डेरिवेशन निकल के आ गया, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। इसका मतलब अगर स्ट्रेंथ भी आपको पता है तो भी हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, मोलरिटी पता है तो भी हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, और नॉर्मेलिटी अगर आपको पता है तो हम वहाँ से मोलरिटी और मोलर मास भी निकाल लेंगे। इन सब का बड़ा यूज होने वाला है हमारा न्यूमेरिकल में, क्योंकि एक एक करके बात नहीं करते, कभी भी बात करते हैं तो रिलेशंस की बात करते हैं, वहीं से न्यूमेरिकल खट से लगा लेना होता है आपको आंसर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको नॉर्मेलिटी और ये सारी चीज़ें। अब मैं आता हूँ एक और टर्म पे, वो टर्म है हमारा फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टर्म हो गया फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी और मोलरिटी लगभग एक जैसा है। फॉर्मेलिटी का मतलब भी होता है मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट। यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि आयनिक लेते हैं हम लोग और फॉर्मूला मास लेते हैं, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब फॉर्मेलिटी और मोलरिटी एक ही जैसी है, बस क्या होता है आपका, फॉर्मेलिटी इज अप्लाइड इन केस ऑफ द आयनिक सॉल्यूट।
आयनिक सॉल्यूट के केस में हम उसी मोलरिटी को फॉर्मेलिटी के नाम से यूज करते हैं, और फॉर्मूला मास भी आपका मोलर मास ही होता है। जिस तरीके से मोलर मास कैलकुलेट होता है उसी तरीके से फार्मूला मास कैलकुलेट होता है। बस दोनों के बीच में आइडेंटिफाई करने के लिए कि सॉल्यूट आयनिक है कि नॉन आयनिक है, उस चीज़ के लिए हम दो टर्म्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ NaCl तो 58.5 आ गया हमारा, इसका 23 हो गया, आपको पता है 23, और इसका हो गया क्या 35.5, दोनों को सम किया आपने 58.5 आया। उसी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, आप 44 हो जाता है इसका, 12 और 32। अब ये जो 44 है ये नॉन आयनिक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं मोलर मास, और ये आयनिक है, इस चीज को हम बोल देते हैं फार्मूला मास। तो ज्यादा सोचना नहीं है आपको फॉर्मेलिटी के विषय में, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेलिटी हो गई। एक और बात मैं कर लेता हूं, ppm, पार्ट पर मिलियन। ppm पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है amount of solute, amount of solute upon total mass of solvent into 10⁶। पार्ट पर मिलियन, यानी कि पार्ट पर मिलियन का टर्म कब यूज करते हैं हम, जब हमें बहुत ही कम सॉल्यूट का अमाउंट दिया रहे, उस कंडीशन में हम कंसंट्रेशन को अगर बताना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं किसको, पार्ट पर मिलियन। जैसे अगर बात करें कि एयर में 10 पार्टिकल्स वगैरह हो गए आपके, उस कंडीशन में हम पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं। आपका क्या है कि एक क्वेश्चन है आपका, जैसे आपने दे रखा है कि न्यूमेरिकल्स में एक है आपका कि आपको क्लोरोफॉर्म दे रखा है CHCl3 15 ppm दे रखा है। तो 15 ppm का मतलब हो गया 15 ग्राम इन 10⁶ ग्राम, ये होता है मतलब आपका पार्ट पर मिलियन, है ना। तो पार्ट पर मिलियन आपका हो जाता है। उसी तरीके से सातवां टर्म हो जाता है पार्ट पर बिलियन, ppb। तो पार्ट पर बिलियन में बस क्या होता है 10⁶ की जगह क्या हो जाता है 10⁹ हो जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन था। और ये आपका क्या हो जाएगा, उसी तरीके से पार्ट पर बिलियन में हो जाएगा, 10⁶ की जगह क्या हो जाएगा 10⁹ हो जाएगा। तो ये 7 टर्म हो गए हमारे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म हो गए कि कब कब क्या क्या कहता है, ठीक है ना। जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह लगेंगे वो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड से लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको, इसलिए हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में कोरिलेट कराएंगे। जैसे यहाँ पे हमने कोरिलेट कराया तो आसान हुआ थोड़ा सा कि मोलर ये पता हो तो ये निकल जाएगा, ये पता हो तो ये निकल जाएगा। अदरवाइज बंदा सोचने लगता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, लगता वैसे भी है ना। तो टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हमें टाइम को भी बचाना है। तो अब मैं बात करूं तो ये पूरी कहानी हमने बात कर ली किसकी, टर्म्स की। मास परसेंटेज के बाद मोल फ्रैक्शन के बाद हमने बात कर ली मोलैरिटी, फिर हमने बात कर ली रिट्टी की, दोनों में अंतर देखा हमने। फिर उसके बाद हमने बात कर ली नॉर्मेलिटी की, फिर हमने बात कर ली फॉर्मेलिटी की, ppm बात कर ली, ppb बात कर ली। 7 टर्म हमने यूज किए कंसंट्रेशन, यानी कि कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन 7 का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना होगा, सारे टर्म्स को आपस में कोरिलेट कराना होगा। जब कोरिलेशन हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि एक ही न्यूमेरिकल है वो एक पेज में भी लगाया है और उसको 2 लाइन में भी लगाया जा सकता है ना। तो वो डिपेंड करता है। तो लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट आपके सही होना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं इस बात को कि बहुत बार एक ही चीज को पढ़ने का मतलब बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ये होता है वे ऑफ लर्निंग, हाउ यू आर गोइंग थ्रू द टॉपिक्स, किस तरीके से आप टॉपिक के थ्रू जा रहे हो। ट्राई टू फील द टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को आप महसूस करो। जब महसूस करना स्टार्ट कर देंगे, एसिमिलेट करना स्टार्ट कर देंगे आप, तो अपने आप चीजें आपको समझ में आने लग जाती हैं और उस कंडीशन में आपको कम चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अदरवाइज आपने याद कर लिया मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर मोलरिटी, ये तो पुरानी बातें थी ना, बार बार याद करो। हो सकता है कभी कभी दिमाग कहीं और चला जाए, कॉन्सेप्ट बिचल जाए आपका, है ना। तो कॉन्सेप्ट में क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज द मोलरिटी। इसलिए माइंड को कंसंट्रेट करके टॉपिक को पढ़ना है। आप आधे घंटे ही पढ़ो, बट यू विल हैव टू बी 100% कंसंट्रेशन है। अदरवाइज आप पढ़ते रह जाएंगे, तमाम जगहों से टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिलेबस इज टू लेंथी, इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव अगेन एंड अगेन टाइम टू दिस कॉन्सेप्ट। इसलिए एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो,
ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, पूरी तरीके से बढ़िया हो जाए। चलिए दूसरी चीज़, एक चीज़ और मुझे बतानी है कि कभी भी थ्योरेटिकल पोर्शन एंड द न्यूमेरिकल पोर्शन, दो चीज़ें हुआ करती और बोथ आर द कोरिलेटेड विद ईच अदर। कभी कभी न्यूमेरिकल्स लगने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो न्यूमेरिकल लगते हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आप थियरी अच्छे से पढ़ रहे हो और फिर जब आप एक्सरसाइज में जाते हो तो पता चलता है क्वेश्चन ही नहीं लगता है हमसे, तो फिर आप वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा होपलेस महसूस करते हो कि यार मैंने क्या किया, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा लग क्यों नहीं रहा जब मुझे सब आता है। तो ये दो चीज़ें हैं अलग अलग, है ना। तो वो थोड़ा सा जब आप एक्सरसाइज करते हो तो फिर अपने आप धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं और आपकी अपनी हो जाती हैं, फिर वो कभी भूलना नहीं होता है, वो भूल ही नहीं पाते आप, है ना। चलिए फिर आगे अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं बात करूँगा आपसे क्या कि किस तरीके से हम इनको आपस में इंटरमिक्स करें, तब मैं बताऊँगा आपको न्यूमेरिकल्स कि कितना मज़ा आएगा आपको। एक ही न्यूमेरिकल्स लगाएंगे कई तरीके से, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो कंसंट्रेट कीजिए आपको। हाँ तो चलिए इतने सारे टर्म्स की बात हो गई, अब बात करते हैं हम लोग क्या, रिलेशनशिप। इस वर्ड से तो बहुत अच्छे से आप लोग परिचित हैं, तो बहुत होता है, देखते हैं ना आजकल रिलेशनशिप क्या है। खैर चलिए वो नहीं बात करनी है, हमें बात करनी है क्या, रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट टर्म्स वट एवर वी हैव लर्नड अप टू दिस पॉइंट, है ना। तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें यहाँ पे, थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन फाइनली निकल के कुछ फॉर्मूले हमारे पास आएंगे और वो फॉर्मूले ही हमें हर जगह अप्लाई करना होगा। न्यूमेरिकल खटाक से लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं भी जानेंगे तो भी लगेगा, यही तो बात है। आप रेगुलर मुझे फॉलो करो, सही तरीके से देखो, फिर उसके बाद देखो आपको कुछ भी नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि मेरे से भी लगता था और अब तो आता है मुझे, ठीक है। तो रिलेशनशिप, अब मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप, सिंगल को मिटा देता हूँ भाई, क्योंकि सबका अपना अपना है, प्राइवेसी है। तो अब मैं यहाँ पे मोलैलिटी नॉर्मेलिटी का मैंने बता ही दिया आपको, मोल फ्रैक्शन के बीच में आता है, मोल फ्रैक्शन, इनके बीच में नॉर्मली आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि नॉर्मल हमें ये आ जाता है, इनके बीच में रिलेशन समझ में आया तो नॉर्मलिटी अपने आप आ जाएगी वहाँ से। तो मोलैलिटी की बात मैं करूँ तो मैंने देखा कि मोलैलिटी थोड़ा मैं देखता हूँ, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास into volume mass of solvent in kg, mass of solvent in kg, ये है हमारा। अब देखते हैं थोड़ा सा, यहां पे हमें कुछ मानना पड़ेगा। लेट डेंसिटी सॉल्यूशन की मान लिया मैंने D, वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर, यानी कि 1000 ml हमारा, ठीक है ना। ग्राम पर ml होगा यहाँ पे, ग्राम पर ml। डेंसिटी किसकी डेंसिटी है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नॉट द डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। और ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है आपका। अब देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारा मिल गया तो यहाँ से एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, जिसमें दे रखा है आपको, चलिए पहले मैं बता देता हूँ फिर मैं उसको याद दिलाता हूँ आपको क्या है। तो अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी इक्वल्स टू आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू मास हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू मास हो जाएगा। तो यानी कि क्या कहेंगे, मास इक्वल्स टू 1000 इंटू डी कर दूंगा मैं यहाँ पे, डायरेक्ट बोल लिख दिया मैंने, क्योंकि हमने 1 लीटर माना है, 1 ml ग्राम पर ml में था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इतना कर दिया। ये टोटल मास हो गया किस चीज़ का, सॉल्यूशन का। क्योंकि आप में एक क्वेश्चन है वहाँ दे रखा है HNO3 मान लीजिए, चाहे नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 69% अगर बात मान लीजिए दे रखा है, और डेंसिटी अपन को दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml। पूछ रहा है आप इसका बताइए, मोलैलिटी बताइए, मोलैलिटी दोनों बताइए। उस कंडीशन में दिस इज 69%, मतलब HNO3 69% है, और ये जो डेंसिटी दे रखा है दिस इज द डेंसिटी ऑफ नॉट HNO3, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है। तो गलती क्या करते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैंने भी यही गलती की थी कि आपका क्या हुआ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि गलती करना बुरी बात नहीं होती, जहाँ तक मैंने सीखा अपने आप से। मेरे एक सीनियर थे,
उन्होंने मुझे बताया, जब मैं नवोदय में था तो उन्होंने मुझे इस चीज़ को समझाया कि देखो कमलेश, क्या है ना कि पहली बात तो यू विल हैव टू फॉलो ऑल द टेस्ट वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर क्लास, या जो भी एग्जाम्स हुआ करते हैं आप उसको दीजिए, भले से तैयार रहे ना रहे, ठीक। दूसरी चीज़ कि जब आप एग्जाम्स देते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप एकदम 100% भयंकर तरीके से एकदम तैयार होके आएंगे तब हम देंगे टेस्ट। कई लोग का ये भी होता है कि बहुत भयंकर तरीके से तैयार होंगे, जिस तरीके से शादी होती में जाए जाते हैं 100% एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम शानदार, लोग कई बार शीशे में देखेंगे अपने आप को, तब वहाँ पे वो लोग जाते हैं। तो वैसे ही हम भी सोचते हैं कि टेस्ट हो रहा है यार, मैंने तो पढ़ा नहीं है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो क्या करता हूँ कि मैं अगली बार दे दूंगा, छोड़ देता हूँ उसको, स्किप कर देता हूँ, आगे देखूंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि टेस्ट आपको देना होता है, आपका तैयार रहे ना रहे, ठीक है। टेस्ट देने में होता क्या है कि जब आपने इस न्यूमेरिकल्स को लगाया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स मुझे आज क्यों याद है, क्योंकि मैंने उस टाइम गलती की थी इसमें, और उस गलती को मैंने एक्सेप्ट किया। अब उस गलती को से मैंने सीखा। आपके अगर क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 5 लगा लिया, 5 छोड़ा, 5 जो लगाया उस पर मत देखो आप, 5 जो नहीं लगा वो क्यों नहीं लगा, अगर वो आप ध्यान देते हो ना तो आपके वो 5 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके 5 क्वेश्चन एक टेस्ट में तैयार हुए और आपके 100 टेस्ट हुए तो 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास हो जाता है। और वैसे क्वेश्चन जहां पे आप फंसे हैं वो 500 क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि दिस इज, मैं आपको कोई बुकिश नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने क्वेश्चन वहां पे ऐसा किया था, मैंने देखा कि ये 69% है और ये देखा डेंसिटी है, तो डेंसिटी तो मैंने यहाँ भर दिया। मास परसेंट जो था, मैंने मास को 69, क्योंकि जब आपको 69% है तो हम क्या बोलते हैं कि 69% का मतलब 69 ग्राम, तो 69 ग्राम को मैंने यहाँ भर दिया। वॉल्यूम 1 लीटर यहाँ भर दिया, जो भी दे रखा था क्वेश्चन में, इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कट से निकाला, आंसर गलत है, निकल दोगे, नंबर नहीं मिले। तो प्रॉब्लम यही है कि आपको थोड़ा सा वही चीज है कि क्वेश्चन को गलत करना गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत हुआ कहाँ उसको ना जानना गलत है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। चलिए खैर, तो HNO3 69% आ गया, D आ गया 1.4, इतना था हमारा। तो ये जो मास है, डेंसिटी अगर अपन ने ले रखी है, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे मास भी तो सॉल्यूशन का लेंगे भाई। तो यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन की सॉल्व करने की बात मैं करूं तो डेंसिटी अगर मैं लेता हूं इस चीज को यहाँ, तो मास हमारा अपने आप क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नॉट 69, दिस इज द 100। खैर चलिए, अभी तो मैंने ये कहा कि मास हमारा इतना आ गया। अब चूंकि मोलैलिटी मेरे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है, और ये है मोलर मास, यानी कि टोटल आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये टोटल हो गया मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर मैंने मान लिया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं बोल दूंगा मोलैरिटी, बिकॉज एज वी हैव कंसीडर दैट दिस इज द वॉल्यूम 1 लीटर, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। अब जब मोलैरिटी ऊपर आ गया तो हमारा बचा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हम क्या करेंगे, मोलैलिटी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी आ गया मेरा, अब मोलैरिटी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये जो आया मास ऑफ सॉल्यूशन है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर दो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से सोचो। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, ये आया क्योंकि मोल से आया ये, और मोल्स चूंकि 1 लीटर मान लिया तो मोल से हमारा मोलैरिटी हो जाता है, क्योंकि 1 लीटर नीचे आ गया हमारा, तो ये मोलैरिटी लिख दिया मैंने इसकी जगह पे। नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो टोटल सॉल्यूशन में से आप सॉल्यूट को घटा दो। टोटल सॉल्यूशन मतलब रस जो था मेरा वो, उसमें से आपने सॉल्यूट मतलब चीनी को घटा दो, तो जो बचेगा उस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन का जो मास था वो हमारा 1000 D था, सॉरी 1000 D था। और मास ऑफ सॉल्यूट की बात मैं करूं तो मोल्स इनटू मोलर मास होता है, क्योंकि मोल्स इक्वल्स टू क्या, मोल्स इनटू मोलर मास है, क्योंकि मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मोल्स इनटू मोलर मास हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स जो हमारा क्या है वो मोलैरिटी है। क्यों मोलैरिटी है, क्योंकि 1 लीटर हमने माना है, ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी जो भी होती है वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है।
इसका मतलब यहाँ से मुझे निकल के आ गया क्या, अब आप समझ सकते हो कि स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन 1000d माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ B अपॉन 1000. वाई इट इज written in 1000? बिकॉज दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg होना चाहिए, बट इट इज इन ग्राम. देख लीजिएगा क्योंकि ग्राम में ले रखा है. सही है, तो 1000 जब आप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा. इसका मतलब आ गया m इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन 1000d माइनस MMB. ये हो गया हमारा क्या, मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन. सही है इतना. तो ये हमारा मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000d माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास. आगे बात समझ में. अब यहाँ से दो तीन, जैसे ये क्वेश्चन था मेरा, तो ये जो क्वेश्चन था मेरा ये 69% दे रखा था आपको, डेंसिटी आपको दे रखा है, तो 69% आपको मास परसेंटेज दे रखा था सॉल्यूट का, और डेंसिटी हमें ये दे रखा था. यहाँ से मोलैरिटी निकालना हो तो भी हम निकाल लेंगे. किस तरीके से निकलेगा मोलैरिटी, थोड़ा देखता हूँ मैं. पहला रिलेशन हमारा ये बन गया, मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर. यही था, ठीक है ना. वॉल्यूम इन लीटर था आपका. तो मास ऑफ सॉल्यूट ये दे रखा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, 69 ग्राम हो जाएगा. मोलर मास HNO3 का निकली जाएगा आपका, जो भी आता हो. और उसके बाद वॉल्यूम इन लीटर निकालना है. वॉल्यूम इन लीटर निकालना है तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, डेंसिटी हमें पता है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. मास हमारा कितना है टोटल 100, और डेंसिटी कितनी है, इतनी है आपकी, तो डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा. और वॉल्यूम जब आ जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करके यहाँ पुट कर देंगे, मोलैरिटी आ जाएगी. और मोलैरिटी जब आ जाएगी तो इसी चीज़ को आप यहाँ पुट कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी. यानी कि वही क्वेश्चन को मैंने दो क्वेश्चन बना दिया. यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन बस दो दे रखा है, मास परसेंटेज और ये मास परसेंटेज, और ये जब दे रखा है तो दोनों के केस में क्या किया, मोलैरिटी और मोलैलिटी निकाल लिया हमने आसानी से.